तेजा, हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा। जय श्री राम। मित्रों, योगेश अनंत काले का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अतीत से वर्तमान की परिस्थिति बनती है, ये तो हम जानते हैं, और वर्तमान जो है, वर्तमान ही हमारा भविष्य बनाता है। क्या है वर्तमान? अतीत अब हमको मालूम है, विकृतियां मालूम है, दोष का पता है, और फिर भी हम आंखें बंद करने में वहीं दोहरा रहे हैं, या हमें दोहराया जाता है। आज भी दुर्भाग्य है हमारा। ये खोखली धर्मनिरपेक्षता, जिस शब्द का ना पैर है ना सर है, मित्रों, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने खुला विरोध किया था। जब असेंबली मीटिंग हुई थी संविधान के बारे में, तो खुला विरोध हमारे बाबा साहब ने किया था इस शब्द से। नेहरू फॉर था, लेकिन बाबा साहब नहीं था। बाद में जाके इमरजेंसी जब 1975 में लगी, तो संशोधन करके इंदिरा ने ये सेक्युलरिज्म शब्द घुसाड़ दिया, और बाद में फिर मुल्ला ने उसका नाम दिया गंगा जमुना तहजीब। क्यों? गंगा भाई हिंदू की थी, क्योंकि वाराणसी हमारी गंगा किनारे है। वैसे ताजमहल को एक आइकॉन बना दिया यमुना किनारे, इसीलिए ये गंगा जमुना मिश्र तहजीब। कौन सी तहजीब, कौन सी कल्चर भाई? तुम खाना बदोश रोज लूट मार करने में माहिर लोग, हाँ, पहले भाई इंसान तो बनो। और हमें सिखाया जाता है कि नहीं, कोएग्जिस्टेंस जरूरी है, हम एक साथ साथ रह रहे 1000 साल से। कहाँ एक साथ थे? हर 8, 10, 15, 20, 25 सालों के बाद में लड़ाई हुई है, और दुर्भाग्य है कि तलवार की नोक पे जिन्होंने इन्हें शलवार पहनाई है, अब वहीं ज़्यादा इस्लाम करके हमसे झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अरबी इस्लाम अब अलग है। ये तो प्रूव हो चुका है अब इतने साल बाद। अरबी इस्लाम अलग है, भारत का इस्लाम अलग है, क्योंकि भारत में ये नक्शबंदी और बरेलवी ये जो लोग हैं, इन्होंने सूफी ने इस्लाम को हिंदू से मिक्स करके एक अपना नया मजहब निकाला। ये इस्लाम नहीं है। अब इन जैसे भांडों को पतंजलि योग के 3 प्रकार, राजयोग के नियम, वो 10 नियम जीवन मूल्य के, ज्ञान की आस, ये कहाँ से सिखाओगे आप? बताओ मुझे। मैं ये ऐसा ही हुआ कि पहली कक्षा में पढ़ने वालों को आप डेरिवेटिव लिमिट वो सिखाओगे क्या? जरा कोशिश तो कर लो। और वो मोमिन जो बिल्कुल साकीन जमीन पे, बिल्कुल फ्लैट जमीन पे बस लूट मार बलात्कार, जर जोरू जमीन, मैं तो बार बार कहता हूँ भाई, ये लूट बलात्कार जैसे शब्द मुझे बोलने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। जर जोरू जमीन को हथियाना ही जिनका काम रहा है। यूरोप अमेरिका में देखिए कितना उत्पात मचाया इन लोगों ने, मार काट कैसी चल रही है।
और इन्हीं असुरों के लिए हमारे हर देवता के हाथ में आप शस्त्र पाओगे। समझे? जय जय श्री राम। मराठाओं के इतिहास में जो जो व्यक्तिमत्व महत्वपूर्ण रहे उनकी पहचान करना हमें आवश्यक है। एज भारतीय मैं बोल रहा हूं, मैं मराठा महाराष्ट्रियन हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। जैसे मुझे राजपूतों के बारे में, शंकरदेव के बारे में, लसित फुकन के बारे में पता होना जरूरी है, खारवेल के बारे में पता होना जरूरी है, चालुक्य पांड्या के बारे में पता होना जरूरी है, वैसे ही हर भारतीयों को हमारे पूरे क्षेत्र में असेतु सिंधु पर्यंताया यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूमिश्चैव हिंदू रीति सवै हिंदू रीति स्मृतः। ये हिंदू और हमारी भारतीय जमीन की व्याख्या है, सिंधु सागर से गंगा सागर तक और हिमालय से हिंदी महासागर तक। इसमें जो भारतीय रहता है, जिसकी ये पितृभूमि है और जो इस भूमि को पुण्य भूमि मानता है, वो भारतीय और वो हिंदू रीति रिवाज से चलने वाला इंसान है। ये सावरकर जी मानते थे। बालाजी विश्वनाथ और शंकर मल्हार ने सैयद को हेड ऑन लिया है और उत्तर महाराष्ट्र का इतिहास उससे लिखा गया है, हमें भूलना नहीं चाहिए। एक इसमें ये जो घमासान चल रहा था ना औरंगजेब मरने के बाद में, इसका और एक एंगल निकल आया है। कौन सा एंगल निकल आया बाद में? राजपूतों का व्यवहार। कृपया मुझे गलत ना समझे, मैं सारे राजपूतों के लिए बोल रहा हूं। मैं बस उन 15-20 साल में उनका व्यवहार कैसा था ये बताने की आपको कोशिश करा, विशेषतः इस 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। ध्यान से सुनो मित्रों, मैं क्या कह रहा हूं। मुझे गाली देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज भी मुझे व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर मुझे गाली पड़ती है कि भाई मराठाओं ने बहुत अत्याचार किए पंजाब और राजस्थान में, सामान्य जनता पर क्रूरता से इन्होंने हमले किए। आज भी मानते हैं ये लोग। सारे इतिहासकार भी उनमें आते हैं, मराठियों को दोषी मानते हैं। इसमें ज्यादा वामपंथी इतिहासकार है जो मराठाओं को दोषी मानते हैं। नहीं, व्यथित तो मन होता है, कितना झूठ परसोगे। भारत माता का समग्र इतिहास हमें जानना होगा। शायद यही है वो फूट डालो राज करो की नीति। इस फूट डालने वाले की सोच का पर्दाफाश हमें करना जरूरी है। मित्रों, मराठा जब नर्मदा पार करके सैयद बंधु के मदद के लिए, ये राजनीति शुद्ध राजनीति थी। और इसमें अर्थकरण भी जो बताता हूं कि अर्थकरण कैसे जुड़ा था। मराठा जब नर्मदा पार करके सैयद बंधु की मदद के लिए दिल्ली में दाखिल हुए तो उनका सीधा संबंध पहले राजपूत राजाओं से आया। औरंगजेब ने जो ये राजपूत राजाओं से दुर्व्यवहार किया था, उनसे राजपूत हमारे राणा बड़े नाराज थे। मराठाओं ने औरंगजेब को उसकी पूरी शक्ति का जो मराठाओं ने ह्रास किया है, तो राजपूतों को मराठाओं के प्रति आरंभ में निश्चित आदर ही था, सहानुभूति भी थी। इनफैक्ट राजपूतों ने मदद की गुहार भी लगाई थी कि भाई आपको जो मदद चाहिए हम करेंगे, क्योंकि ऊपर उत्तर भारत में औरंगजेब लगातार कमजोर हो रहा था। लेकिन उसको एज अ ह्यूमन बीइंग उसको लगा कि नहीं भाई, पहले दक्कन निपटाना चाहिए। अब दक्कन निपटाते 27 साल उसके गुजर गए,
लेकिन ऊपर उत्तर भारत में राजपूत उसको कमज़ोर लगातार कर रहे थे, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। जब दिल्ली सुल्तान का पूरा अर्थ व्यवहार मराठाओं के कब्जे में आ गया, तब राजपूत राजा खुश थे, ना कि नाराज थे। इन इतिहासकार भांडों ने हमें बताया कि राजपूत नाराज थे। क्यों भाई? आधे अधूरे ये कथाकार और उनकी कहानियां, इनके बारे में आप मत सोचो। अगर राजपूत हमारे साथ, मराठाओं के साथ नहीं होते तो सीधा एक कॉमन प्रश्न है, जो सामान्य प्रश्न है, मराठाओं का दिल्ली प्रवेश आसान होता क्या अगर राजपूत राजा उनके यहाँ साथ में नहीं होते? सोच के देखिए, बिल्कुल नहीं होता। मैं कह रहा हूं आपसे। राजपूताना की 3 मुख्य राजताएं हमें मिलती हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। उदयपुर के राजा थे राणा अमर सिंह, उसके बाद आए संग्राम सिंह, जो 18 साल तक राजगद्दी पे बैठे थे। इन दोनों का दिल्ली की राजनीति जो थी उसमें ज्यादा रुचि दिखती नहीं है। बस अपने क्षेत्र में बने रहो, मोमिन का विरोध करो, स्वराज्य और परिवार का जो पावित्र्य बना के रखा था उसे बनाए रखो। इस पर ज्यादा ध्यान उन्होंने दिया था पूरी अपनी रियासत की आयु में। दोनों अपने 34 साल के शासनकाल में राज्य वृद्धि का भी प्रयत्न जरूर करते रहे। मारवाड़ जो है, जोधपुर में जसवंत सिंह के पराक्रमी पुत्र थे अजीत सिंह। लगभग कितना 1731 तक अजीत सिंह जी ने राज किया है और सीआर ने फिर उनको ससुर बनाई। ये लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था। उनका बेटा था अभय सिंह, ये भी महाप्रतापी था। 1750 तक दिल्ली राजधानी में केंद्र स्थान में रहकर स्वयं का फायदा उठाने में अभय सिंह माहिर था। जयपुर का राजा सवाई जयसिंह, भाई ये राजा कम था, संत ज्यादा था, क्योंकि सवाई जयसिंह जैसे शुद्ध आचार विचार रखने वाले एक, मेरे ख्याल से तो बहुत सभ्य गृहस्थ थे, विद्याभिलाषी भी थे। हाँ, इसमें कोई अचरज नहीं है। भाई जो शुद्ध आचार विचार रखता हो वो विद्या का अभिलाषी होना स्वाभाविक है। पता नहीं है, लेकिन ये टॉड के अपने मानदंड होंगे कदाचित, तो अपने अनुसार टॉड राजा सवाई सिंह के बारे में कुछ ज़्यादा आग्रही वगैरह कुछ दिखते नहीं है। वो बहुत सूखे तरीके से लिखता है, ज़्यादा आत्मीयता नहीं दिखाता है। पता नहीं। वैसे औरंगजेब की फौज में नौकरी करने वाले जितने भी राजपूत राजा थे, उदाहरण के तौर पे बूंदी का राजा, कोटा के राम सिंह जी थे, दतिया का ये दलपत बुंदेले थे। मित्रों, इस दलपत बुंदेले ने तत्कालीन इतिहास में बड़ी सत्यता के साथ लेखन किया है। दलपत बुंदेला ने लिखा हुआ इतिहास बहुत प्रमाणित लगता है, आप जरूर पढ़ें। 1707 में औरंगजेब के काटे जाने के बाद बुद्ध सिंह उदयपुर का बुद्ध सिंह उदयपुर का अमर सिंह और जोधपुर के अजित सिंह, ये बहादुर शाह के पक्ष में, और राम सिंह और दलपत बुंदेला ने आजम शाह का पक्ष उठाया था। ये आजम, बहादुर और कामबख्श, ये 3 बेटे औरंगजेब के थे जो सत्ता के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। उदयपुर, जोधपुर मुअज्जम के साथ और राम सिंह दलपत बुंदेला आजम के साथ।
मोमिन खानदान की परंपरा आगे बढ़ाते हुए औरंगिया के इन तीनों बेटों, उसमें से जो एक तो मैंने बताया मुअज्जम था, दक्खन में जो बाकी निकला था कामबख्श, उनमें सत्ता संघर्ष छिड़ गया। तब बहादुर शाह के साथ जय सिंह और ससुर अजित सिंह भी थे। जैसे ही बहादुर शाह ने नर्मदा पार की है युद्ध के लिए, तो ये दोनों राजपूताना लौट गए हैं। ये रणनीति राजनीति आप समझो। नर्मदा तट तक जय सिंह और अजीत सिंह बहादुर शाह के साथ थे, लेकिन जैसे नर्मदा पार उसने की है, ये दोनों लौट गए हैं। अमर सिंह को साथ लेके बाद में इन राजपूतों ने एक राजपूताना संघ बनाया और मुगल विरोधी अपना मंसूबा तुरंत जाहिर किया। उस जो करार हुआ था इन तीनों में, उससे स्पष्ट करार में लिखा है कि इसके आगे राजपूत कन्या मुगलों के घर नहीं जाएगी। दूसरा, बादशाह का किसी भी प्रकार से मदद करने का कोई प्रावधान इस संधि में नहीं था। उनके यहाँ नौकरी ना करने का संकल्प इस संधि में किया गया था। विशिष्ट परिस्थिति में मराठाओं की मदद लेने का भी निश्चय इसी करार में हुआ था। और यही कारण है कि टॉड नाराज है। इस संधि से ही वो नाराज है। कहता है कि जो रोग का उपचार किया, वहां रोग से भी ज्यादा वो उपचार घातक सिद्ध हुआ। अब चलो भाई, अब मैं क्या क्या बताऊं कि टॉड का चश्मा ही पूरा गलत था। अब क्या बताऊं इसके बारे में। लेकिन अब ये सत्यता है कि अब यही करार से सैयद को भी नाराज कर दिया था। दोनों भाई नाराज थे। जर जोरू जमीन, फिर एक बार कहता हूं, ये त्रैसूत्री से बंधा नबी की सुन्नत पे चलने वाला हर कट्टर मोमिन इस करार से नाराज था। उसको आपत्ति होनी स्वाभाविक है। और इसी के चलते हुसैन सैयद ने अजित सिंह जी पर जब हमला किया था, तब उसे जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। विजय के बाद फिर सांबार सरोवर के किनारे ये तीनों इकट्ठा हुए, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। इन तीनों ने फिर बैठ के राज्य की सीमाएं तय की है। सांबार के नमक पर तीनों का समान अधिकार तय किया गया। मोमिन तो अजीत सिंह के पीछे पड़े ही थे। जैसे मैंने कहा था, 2 बार उन्होंने फिर उनके हिसाब से गद्दारी की थी। वो तो राजनीति थी, लेकिन उनके हिसाब से उन्होंने गद्दारी की थी। एक जगह अजित सिंह को अकेले में हुसैन ने पकड़ लिया, भिड़ गया, पराभव किया और अजित सिंह की लड़की की निकाह बहादुर शाह से करवाया। हुसैन सैयद यही नहीं रुका, अजीत सिंह को अपने लड़कों के साथ यानी अभय सिंह के साथ बादशाह के सामने लाकर माफीनामा पढ़ने में भी इसने मजबूर किया। जब माफीनामा अजीत सिंह ने पढ़ा तो उसकी नौकरी फिर एक बार बहाल कर दी गई। 1714 में ये सब हुआ है। आगे फिर सितंबर 1715 में कन्या इंद्र कुमारी गाजे बाजे के साथ दिल्ली लाया जाता है, कलमा पढ़वाया जाता है। 5 दिन का निकाह जो उसका ये प्रोसेस था, वो 5 दिन चलता है दिल्ली में, बाद में निकाह होता है।
उसके बाद भी ये शादी 2 महीने तक चली थी और ये निकाह एक्चुअल जो हुआ है ये हुसैन सैयद के घर पे हुआ है। मोमिन काफिरों की बेइज्जती करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना, ये तुम पे फर्ज है। आसमानी किताब आपने शायद पढ़ी नहीं होगी, पढ़ लो। तो मित्रों, निकाह हुआ, बहुत बढ़िया निकाह हुआ। इस निकाह से पहले हमारे दूल्हे को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया? दूल्हे को हो गया बवासीर, मूलव्याध, पाइल्स, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। बहादुर शाह को पाइल्स हो गया। तो ये दूल्हा उस पाइल्स से ज़्यादा परेशान था। मैं वैसे आपको बताऊं, हमारे आयुर्वेद में लिखा है, तामसी वृत्ति का जो अन्न होता है और जिसके मन में द्वेष, मत्सर, कपट, लोभ, माया, ये षड्रिपु का भाव होता है ना, लिख के लेने ना, 100% बवासीर उसको होने वाला है, 100%। आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह को बवासीर हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक डॉक्टर था, सर्जन था, हैमिल्टन ने ऑपरेशन किया और बहादुर शाह ठीक हो गया। अच्छा, बहादुर शाह ने इसके बदले में कंपनी ने जो जो जगहें चिन्हित की थी उस जगह पर ज़कात बहादुर शाह ने रद्द कर दी और कुछ ज़मीनों का मालकाना हक भी अंग्रेज़ों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे डाला। ये मोमिन के जाहिल होने का ये मित्रों और एक नमूना है और यही ट्रिगर पॉइंट है। वो ठीक है, जहांगीर ने परमिशन दे दी, इन्होंने परमिशन दे दी, बाद के जो 4-5 मुगल सरदार हैं उन्होंने परमिशन दे दी, ये ठीक है, लेकिन ये ट्रिगर पॉइंट है। बहादुर शाह को बवासीर होना, डॉक्टर ने ऑपरेशन करना, ऑपरेशन के बाद ठीक होना और बहादुर शाह का कंपनी को कुछ जगह का मालकाना हक दे डालना और यहीं ब्रिटिशों ने भारतीय राजनीति में डायरेक्ट आना शुरू कर दिया। वंदे मातरम।